हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके फाइन, वेरी गुड। तो इस बार अभी आपका बोर्ड का भी टाइम आ रहा है, मतलब फाइनल एग्जामिनेशन का टाइम आ रहा है। सो आज जो हम शुरू करेंगे वो क्लास 9th का 2 चैप्टर है केमिस्ट्री का। एंड वो केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वो है आपका एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एंड जो 4th चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप ध्यान रखिए, देखिए स्कूल के अंदर जो पहले आपको पढ़ाए जाएंगे एटम एंड मॉलिक्यूल्स, शायद 3 चैप्टर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि जब तक आप हमें स्ट्रक्चर्स नहीं बताएंगे, मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम नहीं जानेंगे, तो उससे पहले कैसे जानेंगे कि भाई मॉलिक्यूल्स कैसे बना या कोई भी चीज़ कैसे बना। ठीक है, सो सबसे पहले हमें जानना है कि स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम होता कैसे है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसके लिए आपको 3rd चैप्टर जाना पड़ेगा। 3rd चैप्टर जाना पड़ेंगे। 3rd चैप्टर में आपको डाल्टन का एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पता है। ठीक है, तो डाल्टन के एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बातें कही गई है आपको अच्छी तरीके से पता है। क्या पता है आपको डाल्टन के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में? ये पता है कि डाल्टन ने क्या क्या बातें बोली थी। ठीक है, डाल्टन ने हमें बोला था कि भाई जो एटम होते हैं वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। आप 3rd नंबर चैप्टर के 2nd पेज पे, जो आपको बताता हूँ अभी कहाँ पे है वो दिखाएंगे, चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें कि एटम जो होता है, जो उन्होंने बोला था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोले तो काफ़ी स्मॉल पार्टिकल होता है। वी कैन नॉट सीन इजिली बाय द नेक्ड आइज। सिंपल सी बात, मतलब हम उसको देख नहीं सकते हैं, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको देख नहीं सकते हैं। जब उसको हम देख नहीं सकते हैं तो उसने ये बोला था कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एक एक करके बात को ध्यान रखिएगा। इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स या मोर देन पार्ट्स, ऐसा उसने बोला था। दूसरी बात ये बोली थी कि जो एक सबस्टांस है, जैसे सपोज दैट सबस्टांस ए है, इसके जितने एटम्स है एवरी एटम्स आर इक्वल, सभी इक्वल होंगे, ऐसा बोला था डाल्टन ने। ठीक है, एंड दूसरा बी है, बी के जितने भी एटम्स हैं वो सारे इक्वल होंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। यहीं से बात शुरू होती है, क्योंकि देखो जब रिसर्च कर रहे होते हैं केमिस्ट्री के अंदर या फिजिक्स के अंदर, कोई भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो आपस में क्या होता है कि अगर किसी ने पहले अपने रिसर्च को बता दिया तो दूसरा जो रिसर्च होता है उसके अंदर अवगुण ढूंढना शुरू करते हैं, उनके अंदर कुछ कमियां ढूंढना शुरू करते हैं, और वो जब कमी उनको पता चलता है तो फिर उसको एक्सपोज करना शुरू करते हैं। भाई तूने तो गलत बोला था, लेकिन उसको एक्सपोज करने के बाद उनको क्या करना पड़ता है कि उनको रिसर्च करके बताने पड़ते हैं, उनको प्रूफ देना पड़ता है कि तूने ये बात कैसे बोला, कैसे गलत है बताइए। तो इस वजह से उनको प्रूफ देना पड़ा, और प्रूफ देने में फिर अभी बाद में देगा प्रूफ, लेकिन उसके बाद दूसरी बात उसने क्या बोला था कि 2 अलग अलग सबस्टांस अगर है तो उसके एटम कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ये भी बात उन्होंने बोला था। अब ऐसा बात उन्होंने बोला, इस पे भी बात हुई कि देखते हैं इन्होंने जो बात बोली है उनके ऊपर हम क्या करेंगे, उनकी कमी ढूंढेंगे, उसकी लिमिटेशन ढूंढेंगे। बाद में ये भी पता चल गया कि भैया 2 अलग अलग सबस्टांस के एटम इक्वल हुए हैं, ऐसा ढूंढ के उनको बताया गया। ठीक है, दूसरी बात बोला कि 2 अलग अलग सबस्टांस के जो एटम हैं वो आपस में कंबाइंड होकर, मतलब रिएक्ट करता है और एक कंपाउंड बनाता है। ये तो बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने कि भैया सही बात है कि 2 अलग अलग जो एटम्स हैं वो एटम्स आपस में मिलेगा, और मिलने के बाद क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा, मतलब अलग एक सबस्टांस बनाता है। इट इज़ राइट। ठीक है, तो ये ओवरऑल उन्होंने 6 बातें बोली थी, लेकिन ये बात जो है प्रॉपर आपको बातें याद रखनी है कि मिनिमम कि हाँ उन्होंने क्या बोला, इट इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी राइट। उन्होंने दूसरा बात क्या बोला, 2 अलग अलग सबस्टांस जो है कभी भी बराबर, मतलब 2 अलग अलग सबस्टांस है तो एक सबस्टांस के जितने एटम्स है, ऑल एटम्स है ना, ऑल एटम्स ऑफ सबस्टांस ए है ना आर इक्वल। बट ये भी बात गलत हो गया, बाद में कैसे गलत होगा सब बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर उन्होंने बोला 2 अलग अलग जो एटम्स हैं, ये ए है और ये बी है, इसके जो एटम है वो कभी आपस में बराबर नहीं होगा, ये भी बात गलत हो गया। ए और बी कंबाइंड होके क्या बनाएंगे, ए और बी कंबाइंड होके बनाएंगे कंपाउंड
ये भी बात उन्होंने बोला। अब बात आती है, ये बात बोला तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कहाँ पे बोला। तो थर्ड चैप्टर जो है वो अगर हम जाते हैं इसके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर तो वो हम देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यहाँ पे आना है आपको। पहले ये बातें याद रख लेना है कि भैया अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इस पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या बोला था। उन्होंने बोला था ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, मतलब छोटे पार्टिकल से बने होते हैं। इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू पार्ट, उन्होंने ये बात बोल दिया था। दूसरा बता एटम्स आर इंडिविजुअल्स पार्टिकल विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन द केमिकल रिएक्शन। इंडिविजुअल पार्टिकल है, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, राइट, ओके, चलेगा। दूसरा बात जो बोला था इन्होंने, एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब जो गिवन एलिमेंट है उसके जितने एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होगा। इस बात पे क्वेश्चन आया था जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये भी बात, एटम्स हैव डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, बट इसमें भी इक्वल आ गए थे। ये भी बात इसके जो है लिमिटेशंस में आए थे आगे चल के। एटम्स कंबाइन इन द रेशियो स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म अ कंपाउंड, ये बात ठीक है। तो मतलब दो अलग अलग एटम्स मिलके कंपाउंड बनाता है। द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, बिल्कुल ठीक है। आपको ये 6 बातें 6 जो उन्होंने थ्योरी दिए थे, इस थ्योरी को आपको याद रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी, मतलब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये 6 आपको याद करने हैं। अब यहाँ से हम चलते हैं कि इनकी बातों को कैसे गलत किया था। तो हम चलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, मतलब जो चैप्टर है 4th नंबर, उस चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे चलते हैं, जो चैप्टर नंबर 4 है। उसके अंदर आपको सबसे पहले पढ़ना है कि भैया स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो हम तो अभी तक कुछ नहीं जानते, तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट, वन सबस्टेंस हैज़, जितने भी एलिमेंट्स, जितने भी एटम्स है ऑल आर इक्वल। दूसरी बात, 2 अलग अलग जो एटम्स है उनके जो क्या है एटम्स है वो इक्वल नहीं होते हैं। ये बात हमने अभी पढ़ के रखने हैं। इसके बाद लड़ाई यहीं पे शुरू हो जाती है। अलग अलग जो रिसर्चर थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें सबसे पहला जो आपके क्लासेज में पढ़ने हैं वो आपके पास है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। सबसे पहले थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम पढ़ना है। सबकी बातें आप याद रखिए। आप किसी भी लैंग्वेज अपने पेपर में लिख सकते हैं, लेकिन बात वही होनी चाहिए जो ये कहा है। इन्होंने क्या कहा था, जैसे ये देखा, देखो ये भी घबराहट में, इन्होंने पूरा बिना रिसर्च किए इन्होंने घबराहट में कुछ भी बोल दिया। और घबराहट में बोलने का कारण क्या हुआ कि फिर उसके बाद किसी और को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई तुम बताओ। तो देखो थॉमसन ने बोला और भी एटम और भी हैं, लेकिन वो 11th क्लास में आपको पढ़ना है कि कौन कौन क्या क्या बोला था। लेकिन हमें जो अपने सिलेबस 9th क्लास के लिए पढ़ने हैं उसमें है थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने इस मॉडल को दिया जिसको आप वाटरमेलन के नाम से भी जानते हैं, वाटरमेलन मॉडल्स के नाम से जानते हैं। इसलिए इसको जानते हैं क्योंकि देखो इसके अंदर ना स्फीयर होते हैं, और उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर बना होता है, ठीक है। जो एटम है वो बोला स्फीयर की तरह होता है, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज उसके बाउंड्री पे बना होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एम्बेडेड ऑन इट, मतलब इक्वल नंबर में नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होता है। मतलब जो प्लस चार्ज है, नंबर ऑफ प्लस इक्वल होगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आता बात नंबर ऑफ प्लस को क्या बोला गया, तो प्रोटॉन बोला गया, और इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन बोला गया, ठीक है। तो इसका मतलब उन्होंने यहाँ तक लिख दिया कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर है, मतलब नंबर ऑफ P इक्वल्स टू नंबर ऑफ E। इतना बात तो चलो पता चल गया थॉमसन भाई साहब से कि इन्होंने क्या बोला था, राइट। लेकिन ये रिसर्च कर रहा था, इसको जलन हुआ कि डाल्टन ऐसे कैसे पहले बोल देगा, ठीक है। तो इस बात को गलत प्रूफ करने के लिए इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई हम तो अब तुम्हें गलत प्रूफ करके ही रहेंगे। और इसने एक मॉडल दिया, और इस मॉडल में इसने बताया कि भाई एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज
स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड इन इट, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वल एंड मैग्नीट्यूड होता है, सो एटम होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिकॉज जब प्लस और माइनस दोनों इक्वल में हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाता है। इन्होंने इतना तक बोल के इसके बाद चुप रहा, इससे ज़्यादा का एक्सपेरिमेंट इनके पास नहीं था, ना ही इसके पास कोई एक्सपेरिमेंट था, ना ही कोई इसके पास मॉडल था जो दिखा सके और शो कर सके कि भाई इस तरीके का होता है। उसके बाद जल्दीबाजी में आ गया रदरफोर्ड। तो इससे दो बातें याद रख लेना भाई साहब, थॉमसन मॉडल लग रहा है फिगर, और ये दो बातें कि उसने क्या बताया था। ठीक है, ये थे जे थॉमसन, 1856 1940, मतलब 1856 में जन्म हुआ, 1940 तक उनका जो है देहांत हो गया था, और ये एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है, तो बाकी एक है, इनकी ज़रूरत नहीं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़रूरी नहीं है। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है कि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि देखा कि भाई इन्होंने भी बोल दिया, तो अब इसको हम कैसे गलत साबित करें, तो इसको तो हमें बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करके दिखाने पड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड फॉयल ले लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, गोल्ड का फॉयल लिया ऐसे, और इसको इतना पीटा, पीट के इसको एकदम से पतला कर दिया ताकि एक एक एटम बाउंड्री को टच करके रहे, ऐसा बना दिया। ठीक है, जैसे आप एल्युमिनियम फॉयल पे आप खाना खाते हो ना, उस तरह का जो फॉयल होते हैं उस तरह को इसकी पिटाई करके इसको इस तरीके का बना दिया। तो कह रहा है ना कि ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड टू थिन लेयर एज ए पॉसिबल, दिस गोल्ड फॉयल वाज अबाउट, यहाँ से पूछ सकता है 1000 एटम्स थिक, मतलब पीट के 1000, मतलब एटम को 1000 पार्ट में ऐसे पीट के थिक कर दिया, इतनी मोटी होगी। अल्फा पार्टिकल आर डबल चार्ज्ड हीलियम आयंस, इसको क्या किया, सिंस दे मास 4 यूनिट एंड द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव कंसिडरेबल एटम्स ऑफ एनर्जी, मतलब कुछ नहीं समझो, देखो ऐसा समझ लो कि ये है गोल्ड फॉयल, इसके ऊपर इसने अल्फा पार्टिकल का क्या किया, रे एक पास कराया। कुछ रे जो है पास हो रहे थे, सम आर पास एंड सम आर टोटली डिफ्लेक्टेड, सम आर क्रॉस टोटली पास होता गया, सम आर डिफ्लेक्टेड। इससे क्या पता चला कि भैया इन्होंने ये अंदाज लगाया कि जो ये गोल्ड फॉयल है, इसके न्यूक्लियस से जब अल्फा रे पास होता है तो हो क्या रहा है कि ये पास होके क्रॉस कर जा रहा है। पता चला, मान लो यहाँ से हमने कोई चीज़ फेंका ऐसे करके, जब ऐसे फेंकेंगे सामने अगर कुछ है तो क्या होगा, रिटर्न आएगा हमारे पास, लेकिन अगर सामने नहीं होगा तो पास हो जाएगा। तो देखा कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस जो है वैकेंट है, खाली है, तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जगह खाली थी उस जगह से वो पास कर रहे थे, और जहाँ पे जैसे ही उसको रुकावट मिलती थी वहाँ से वो रिटर्न होके वापस चला आता था। तो इससे ये पता चला कि भैया इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है। ठीक है, और वो जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो न्यूक्लियस उसको जाने से रोकता है। दिस इज़ द मॉडल, ये वाला मॉडल है उसका। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये अल्फा पार्टिकल है, और ये अल्फा पार्टिकल क्या है, गोल्ड फॉयल के, मतलब गोल्ड एटम्स है। इससे देखो सम कुछ रेज जो है टोटली पास हो रही है, एंड जहाँ पे न्यूक्लियस पड़ता है वहाँ से वो रिटर्न हो रहा है, जहाँ पे भी न्यूक्लियस पड़ता है वो रिटर्न हो जा रहा है। और रिटर्न होने के बाद वो देख क्या रहा है कि कुछ जो होता है कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट होता है, कुछ टोटली 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होता है, कुछ साइड से निकल जा रहा है। तो इस बात से इससे कंक्लूजन क्या निकाला, इससे कंक्लूजन ये निकाला कि भैया जो कंक्लूजन निकाला वो निकाला कि देखिए ये है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर मेड। ये देखो अल्फा पार्टिकल में था, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल एंड सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल सरपेंडिंग वन ऑफ द 1200 पार्टिकल स्पेयर्ड रिमेन। ये जो बात उन्होंने देखा उनको लिख दिया, और लिखना इनका ज़रूरी था क्योंकि इनको लोग तभी इसको सच मानते हैं। फिर इससे उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि भैया मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड, मतलब इसके इनसाइड में मोस्ट ऑफ द स्पेस वैकेंट है। ये देखो ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये खाली है, ये मोस्ट ऑफ द स्पेसेस खाली है, मतलब वैकेंट्स है। दूसरी बात है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ पार्टिकल्स जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब सम ऑफ द स्पेस जो है वो वैकेंट है, और उसी को उसने न्यूक्लियस कहा था। ठीक है, ऑक्यूपाई वेरी लिटिल स्पेस, वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इज 180 डिग्री, बहुत कम 180 डिग्री से कुछ ऐसे करके भाग जा रहे थे। तो इससे ये पता चला कि भैया जो मोस्ट ऑफ द स्पेसेज है वो वैकेंट है, खाली है,
कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे कुछ मास पार्टिकल है जो उसको वहाँ से जाने से रोकता है, कुछ टोटली 180 डिग्री से वापस हो रहा है, मतलब हेवी पार्टिकल है जो उसको जाने ही नहीं दे रहा है क्रॉस होके। समझ गए बात को? तो इसका मतलब ये है कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस है ना। तो इससे क्या पता चला कि द फॉलोइंग फीचर्स है, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। अब उसने बोला कि देखो भाई ये है इसका न्यूक्लियस, ठीक है, और न्यूक्लियस होने के बाद मतलब इसको प्रोटॉन कहा उसने, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करके उसने मास बना दिया। और ये मास पार्टिकल जो है, यही मास पार्टिकल इसको क्या करता है, जाने से रोकता है। और उन्होंने बोला था कि इस मास पार्टिकल के मतलब इस एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। अब ये नहीं बोला कि कैसे रिवॉल्व करता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव तो करता है लेकिन किस ऑर्बिट में करता है, कैसे करता है, ऐसी बातें उसने नहीं बोला, जिस कारण से ये भी क्या हो गए, ड्रॉबैक, इनके भी जो ये थ्योरी थी वो फेल हो गए। और फेल होने फिर तीसरा आएंगे बोर मॉडल। लेकिन हम इसकी ड्रॉबैक को देख लेते हैं। ड्रॉबैक जो है वो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का मॉडल का। ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो सर्कुलर ऑर्बिट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, मतलब इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डज नॉट स्टेट दैट द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसका क्या मतलब होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एक ही पाथ में घूमते हैं? नहीं, इसका ये मतलब उसको बताना चाहिए कि भाई इस वाले ऑर्बिट में इतने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ऑर्बिट का भी खोज उसने नहीं कहा, सीधे बोला चारों तरफ घूमते हैं। जल्दीबाजी था इनका, उन्होंने रिसर्च नहीं किया इलेक्ट्रॉन के ऊपर, राइट। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में तो थॉमसन ने बता दिया था कि पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है एटम। लेकिन इन्होंने सिर्फ एक बताया कि भाई मास पार्टिकल होता है, ही इज राइट इस चीज़ में। और वो मास पार्टिकल क्या करता है, उसको आगे जाने से रोकता है, ठीक है। और जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला था, वो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात बोली कि स्टेबिलिटी मतलब किस में कितने घूमते हैं, ये स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं ड्रॉबैक रदरफोर्ड का कि डज नॉट स्टेट द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, राइट है। आपने देखा भी है कि इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोला। तो आप कहेंगे कि सर इतना तक में हमको याद क्या करना है। देखो तीन पॉइंट आपको हुआ है। एक तो आपने डाल्टन साहब की थ्योरी याद करना है आपको, ठीक है। डाल्टन की जब थ्योरी आप याद करोगे, दूसरी बात है डाल्टन के बाद आपको क्या याद करना है, थॉमसन मॉडल्स को याद करने हैं। उसकी 2 पॉइंट्स थे वो बता दिए। इसके बाद रदरफोर्ड का आपको एक्सपेरिमेंट याद करना है, ये एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद उसने क्या कहा वो बातें याद करना है, कंक्लूजन, ठीक है। एंड ड्रॉबैक याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 9th के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसने क्या बोला, किसने उसको गलत साबित किया, क्यों उसको गलत साबित किया, ये प्रॉब्लम्स आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं कि बोर मॉडल आता है, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियोज में कंक्लूड करेंगे, ठीक है, ओके, राइट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद।